हेलो दोस्तों, एग्जाम आयस में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीएससी हमेशा काटती है। यूपीएससी हमेशा आपसे एक कदम आगे चलने की कोशिश करती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, पिछले 2-3 साल का, 10 साल 15 साल का तो देते नहीं है कि आपका सारा का सारा आपको पता चल जाए यूपीएससी कहां से पूछ रही है। मैक्सिमम बच्चे लास्ट ईयर का देखते हैं, 1-2 साल पहले का कि क्या ट्रेंड आ रहा है। बट यूपीएससी क्या करती है, उसने जो अपना सिलेबस डिफाइन कर रखा है उसमें इसे ही खेलती है। अब आप पेपर देने जाएंगे, आप तो पिछले 2-3 साल का प्रीवियस ईयर करके बिल्कुल रेडी हैं। आपको लगेगा आपने यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है उसको आपने क्रैक कर लिया है, ठीक है। और जब आप पेपर देके बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है यूपीएससी ने तो फिर काट दिया। रीजन आपको क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि यूपीएससी अपने सिलेबस से ही पूछती है, बट वो हमेशा अपने पूछने का जो तरीका है और जो टॉपिक है वो बदलते रहती है, ताकि बच्चों जो भी अपेयर हो रहे हैं उनके उनके सोचने का तरीका जो है वो हमेशा वर्सेटाइल रहे। वो एक सिंपल अप्रोच के साथ ही एग्जाम में ना पहुंचे, उन्होंने हर टॉपिक को कवर किया रहे। यूपीएससी का एम ही ये रहता है। आखिर सीटें इतनी कम क्यों हैं? क्योंकि उसको ऐसे बच्चे चाहिए जो लगभग हर टॉपिक को कवर करके आ रहे हो, कि मैं कहीं से भी पूछूं उसको आना चाहिए। उनको ब्रिलियंट बच्चा नहीं चाहिए कि उसको एक सब्जेक्ट में 100% आता हो, लेकिन उसको ऐसे बच्चे जरूर चाहिए जिसको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, हर कुछ पता हो, ठीक है। तो आप ये सोच के अगर जा रहे हैं कि पिछले 2 साल से प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ये सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पिछले 2-3 सालों में बहुत कम आ रहा है, नहीं के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी उसके सिलेबस से बाहर हो गया है। यूपीएससी आपको कभी भी सरप्राइज कर सकती है। यूपीएससी आपको कभी भी सरप्राइज कर सकती है, और हो सकता है कि इस साल 2023 में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बहुत रहे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाया, जो कॉन्सेप्ट्स बताए प्रोबेबिलिटी के, उसी के बेस पर आज मैं आपको जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो कि यूपीएससी कहां तक जाती है। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ऊपर नहीं जाती है यूपीएससी। आपको बस अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि हां, जितना मैंने पढ़ाया है उतने में से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बट आपको यूपीएससी के सोच से एक कदम आगे चलने की कोशिश करनी होगी। यहां पर पुलिस चोर का खेला चल रहा होता है। अगर चोर को चोरी करना है तो वो पुलिस से एक कदम आगे जाके सोचेगा, और पुलिस को चोर को पकड़ना है तो उसको चोर से एक कदम आगे जाके सोचना पड़ेगा। यही यूपीएससी और छात्रों के बीच का खेला चलते रहता है। जो ये खेला समझ गया वो आईएएस बन गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने कि एक बैग है, ठीक है, उसमें 15 रेड बॉल्स हैं। कितने हैं? रेड बॉल्स हैं आपको 15, राइट। और ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल कितना है? 20, राइट। ब्लैक बॉल है आपको 20, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो आपका रेड बॉल है, कौन सा बॉल है? जो आपका रेड बॉल है, राइट। ये रेड बॉल जो है इसमें से सब पे नंबरिंग किया हुआ है। जितने भी बॉल्स हैं सब पे नंबरिंग किए हुए। नंबरिंग क्या किया हुआ है? किसी पर 1 लिखा हुआ है बॉल पे। मान लीजिए एक रेड बॉल है ये, ठीक है, 3 रेड बॉल है, राइट। ये देखिए, ये आपको क्रिकेट के 3 बॉल, रेड बॉल, ठीक है। अब एक के ऊपर लिखा हुआ है 1, एक के ऊपर 2, एक के ऊपर 3। ऐसा ही जो है 3 आपको ब्लैक बॉल है, राइट। ठीक है, इन्हीं ब्लैक बॉल्स में किसी के ऊपर लिखा हुआ है 1, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 3, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि जो 45% जो 20% रेड बॉल्स है उस पर 1 लिखा हुआ है, यानी ये जो बॉल्स है इनका 20%। कितना हो गया 15 का 20%? 3। सिंपल है, 15 × 20 अपॉन
100 5 राइट है ना। तो ये कितना है, ये 3 है। उसी तरह 40% ऑफ रेड बॉल जो है वो है सॉरी हाँ 40% ऑफ रेड बॉल्स जो है, ये नंबर है कि ये 20% रेड बॉल्स जो है इन ये कितने हैं 3 राइट। उसी तरह 40% ऑफ रेड बॉल जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3। जैसे यहां पर 1 लिखा हुआ था ना राइट, ये वाला रेड बॉल के ऊपर 1, वो उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ 20% ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, कितने हो गए 3। उसी तरह 40% ऑफ रेड बॉल कितने हैं, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 मार्क, ये रहा। जैसे ये है ना 3 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये रहा, इनका नंबर कितना है 3। उसी तरह जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है वो कितने हैं, वो 40% है। 40% का मतलब 15 इंटू 40% यानी कि 6 राइट। तो इनका नंबर कितना हो गया, जिस बॉल के ऊपर लिखा हुआ है 3 6, ठीक है। तो ये जो है इनका नंबर हो गया टोटल 3, इसका टोटल नंबर हो गया 6 राइट। क्वेश्चंस में हमें क्या क्या पूछ रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि इसका नंबर कितना है 3 और इसका नंबर 6। चलिए अब हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे जो आपका ब्लैक बॉल्स है उसमें कितना कह रहा है राइट। ये आ गया, हमें पता चल गया कि 20% जो है ऑफ जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है वो है उनका नंबर है, जिस पे 1 लिखा हुआ है इनका नंबर है टोटल 3। इनका नंबर है टोटल 3। उसी तरह जो 40% बॉल्स हैं जिनके ऊपर 3 लिखा हुआ है उनका नंबर है 6 राइट। ये क्लियर हो गया। उसी तरह आपको ब्लैक बॉल निकालना है। ब्लैक बॉल में क्या कह रहा है, जो 45% ऑफ ब्लैक बॉल है जिनके ऊपर जो है नंबर 2 राइट। तो 45% ऑफ ब्लैक बॉल है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इनका कितना हो जाएगा 45 20 इंटू 45% यानी कि 9। इनका नंबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये 9 हो गया राइट। उसी तरह कह रहा है 30% ऑफ ब्लैक बॉल जो है नंबर्ड जिनके ऊपर 3 लिखा हुआ है, नंबर्ड एज 2 नंबर्ड एज 3, ये कितने हैं 20 इंटू 30%, तो कितना हो जाएगा 6। 20 का 30% क्या हो जाएगा 6। तो 45 प्लस 30% जो है वो दोनों 2 और 3 है, तो अब कितना बच गया 25% ही बच गया ना। तो 25% कितना हो जाएगा, ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा 2 और 3 तो पूरा हो गया, तो अब एक ही बचेगा। हाँ, तो इनकी नंबर कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 25% 5 राइट। यानी जो जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है उनका नंबर 5 हो गया, जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है उनका नंबर 9 हो गया, और जिनके ऊपर 3 लिखा हुआ है उनका नंबर 6 हो गया राइट। क्लियर
क्लियर हो गया हमें कि रेड बॉल में जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है उनका नंबर 3 हो गया। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल 15 है, उनका 20% क्या हो जाएगा 3, उस पर 1 लिखा हो 1, कितने हो गए 3। बचा हुआ जो 40% है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए 3, तो 15 का 40% क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। अब बचा हुआ फिर 100% में से 20% प्लस 40% हटा देंगे तो 40%, तो 2 का भी नंबर कितना हो जाएगा 6, है ना। क्लियर। तो उसी तरह हम ब्लैक बॉल का निकाल लेंगे। अब ये तो हमने टोटल ये निकाल लिया, जो ये बहुत सिंपल था, यहां तक क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। जिसको नॉर्मल परसेंटेज आता है कि हां 100 में से 20% ये बॉल पे 1 लिखा होना चाहिए, लो भैया 3 हो गया। 100 में से 40% पर 3 लिखा होना चाहिए, तो लो भैया इतना जो है तुम्हें 15 में से 40% जो हो गया उसमें नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक बॉल पिक करना है। हमें क्या करना है, एक बॉल पिक करना है। कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन में 2 कंडीशन। पहला कंडीशन अब हमें याद करना होगा, और का मतलब और एंड का मतलब याद। एंड में मल्टीप्लिकेशन, और में एडिशन। क्या कह रहा है, रेड भी होना चाहिए और उसके ऊपर नंबर 3 भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने बॉल हैं 3 बॉल है ना ऐसे। और अगर वो ब्लैक है, अगर वो इनमें से आ रहा है, इनमें से आ रहा है, ब्लैक है, तो ब्लैक है तो उसको ब्लैक भी होना चाहिए, एंड नंबर या तो 1 होना चाहिए उस पर लिखा हुआ, और या तो उस पर नंबर 2 होना चाहिए। राइट। तो ब्लैक और नंबर 1, ब्लैक हो और 1 लिखा हो, कितने हैं ऐसे, ब्लैक और नंबर 1, ये है तो आपको टोटल 5। राइट। ब्लैक एंड नंबर 1 5, और ब्लैक और नंबर 2 9 हो गया। तो टोटल ये कितने हो गया 14। राइट। अब या तो इसमें से एक, यहां हम जब बॉल चुन रहे हैं तो ये वाली कंडीशन होना चाहिए। राइट, है ना। तो यानी टोटल हमें कितना बॉल पता चल गया कंडीशन के अकॉर्डिंग, 3 बॉल, है ना। आइदर 3 बॉल होना चाहिए रेड, और नंबर 3, ये सॉरी ये 6 है, रेड और नंबर 3 6 है ना, ये 1 नहीं मांग रहा है, रेड और नंबर 3 6 है। और ठीक है, ब्लैक और नंबर 1 5, ब्लैक और नंबर 2 9, ये हो गया। ठीक है। अब हमें टोटल बॉल पहले निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हमें कह रहा है कि आइदर इससे या इससे, और तो इसमें से एक बॉल चुनने का तरीका, ये अगर बॉल निकल रहा हो तो इससे ही निकलेगा, यही होगा, है ना। और इसमें से चुनने का तरीका 14C1। क्या कहा था, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी। चांस का मतलब क्या हो गया, चांस का मतलब ही प्रोबेबिलिटी, आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ जो भी आपको दिया जा रहा है, टोटल आउटकम इज 100%, डिजायर्ड आउटकम उसमें से जो आप निकालेंगे वो डिजायर्ड हो गया। ठीक है। तो डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया, या तो 6 में से 1 एक बॉल चाहिए, या जो आपको ब्लैक है वो नंबर 1 या नंबर 2 हो तो 14 में से एक चाहिए, तो ये डिजायर्ड आउटकम हो गया अपॉन टोटल आउटकम। सिंपल। 20 और 35 7। कितना सिंपल है। सिंप्लिसिटी कहां तक है, यहां तक आपने 6 बॉल निकाल लिया, यहां 14 बॉल निकाल लिया, यही कह रहा है। अब कह रहा है एक बॉल चूज करना है, तो और में कह रहा है। ठीक है। तो ये वाले में ये जो बंच ऑफ रेड बॉल्स हैं, ये जो 15 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, जो 15 रेड बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो 15 रेड बॉल्स हैं उसमें ये 6 रेड बॉल ऐसे हैं जो ये है। तो इन्हीं पहले तो यानी रेड बॉल्स में हम कोई एक बॉल निकाल रहे होंगे, तो इसी 6 में से निकलेगा ना एक बॉल जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ हो, है ना। उसी तरह ब्लैक में
हमें ऐसे बॉल चाहिए जिस पर नंबर 1 लिखा हो या नंबर 3 लिखा हो, राइट? समझ रहे हैं? तो ये हो गया 6, यहां से निकल गया 14। अब इसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी में जो पढ़ा है क्या है, कॉम्बिनेशन का सिंपल सा यूज है। कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी यहां तक तो कॉम्बिनेशन का ही टर्म चलता है ना, कॉम्बिनेशन ही चलता है लगभग। और उसके बाद सिंपल, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना होता है। प्रोबेबिलिटी आपको डिजायर्ड आउटकम है, यानी सेलेक्टेड चीजें का आउटकम है। वो टोटल में से जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप चूज कर रहे हैं, वो कितना है। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 20 अपॉन अगर 35 इंटू 100 कर देते हैं, आपको परसेंटेज निकल जाता है। यही है, यही परसेंटेज निकालते हैं ना, कि आपने किसी को 20, अगर यह कहा जा रहा है कि 35 बॉल में 20 बॉल निकलने का परसेंटेज कितना है, 35 बॉल में से 20 बॉल निकाल लिया गया, तो कितना परसेंट बॉल निकला, आप कैसे निकालते हैं, 20 अपॉन 35 इंटू 100। उसी को जब 100 नहीं करते हैं तो बचा हुआ पार्ट प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और क्या, सिंपल। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, समझे? आपको जो जितना भी मैंने करवाया है ना, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं चीजें करवाई हैं। आपको मैंने कार्ड्स बता दिया, जो भी पूछता है बता दिया, समझे? कुछ चीजें एडवांस के लिए छोड़ दी है मैंने, जो एडवांस लेक्चर्स में आएंगी, कि उसके ऊपर कैट में भी नहीं जाता है। मैंने एडवांस लेक्चर में जो आपको पढ़ाऊंगा, जहां तक मैं जाऊंगा उसके ऊपर आपको कैट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही ऐसे किया है। आपको यूपीएससी, सबको लगता है क्या कि यूपीएससी कैट के लेवल को टच कर गई है, और कैट में भी बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत तोप क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं। बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो, पूछा हुआ क्वेश्चंस को पलट के देख लो। और सबसे पहले ना, सबसे बड़ी बात क्या है, मैथ्स का डर। बचपन से आपके दिमाग में जो मैथ्स का डर डाला गया है ना, वो उन बेवकूफ टीचर ने डाला है ना, जो आपको समझा नहीं पाए हैं, समझे? अगर मेरा पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आता है तो अपने ऊपर डाउट मत करना। मैं कई बार बोलता हूं, अपने एबिलिटी पे डाउट मत करो, ट्राई करो कि समझ लो। मुझसे समझो, किसी से समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं तुम उससे सिंक्रोनाइज कर जाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जिस टीचर से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, वही बेस्ट टीचर है दुनिया का। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, और जो बच्चा उसके सोचने और पढ़ाने के तरीके से सिंक्रोनाइज कर जाता है, वो बहुत इजीली उस सब्जेक्ट को कैच कर लेता है। क्लास में जो टीचर ये कहते हैं ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट और ये बच्चा भोथा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है कि इस बच्चे का दिमाग तेज है और इस बच्चे का दिमाग कमजोर है। एक्चुअली टीचर का दिमाग कमजोर होता है, वो समझा नहीं पा रहा होता है। जो बच्चा उसकी बातों से सिंक्रोनाइज कर गया, टीचर की बातों से उसके तरह सोचने का ढंग उसी का तरह है, तुरंत कैच कर लिया चीज उसने जो पढ़ाया। अब नॉर्मल सी बात सोचिए, एक बच्चे का दिमाग क्रिकेट में चलता है हर समय, और टीचर भी क्रिकेट का ही एग्जाम्पल दे रहा है, और एक बच्चे का ना को गिटार में मन लगता है, और टीचर उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, और टीचर एग्जाम्पल सिर्फ क्रिकेट का दे रहा है, उसे ही समझा रहा है, तो उस गिटार वाले बच्चे को बहुत दिमाग लगाने पर भी समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो जो बच्चा क्रिकेट खेलता है ना और टीचर की तरह सोचता है वो इंटेलिजेंट है, और जो गिटार बजाता है वो बेवकूफ है। इसीलिए एक बहुत घटिया कॉन्सेप्ट चलता है कि क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं आपको आईआईटी निकालते हैं, और भूसकोल बच्चे हैं वो बाद में बाबा बनते हैं। ऐसा बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है। उसका रीजन ये है कि टीचर डिसाइड कर देता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बेवकूफ है। एक्चुअली में टीचर ही गधा होता है, वही बेवकूफ होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हां ये बच्चे के सोचने का तरीका अलग है, इसकी एबिलिटी अलग है, इसको कैसे समझाया जाए। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बीइंग ए टीचर मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके साथ गलत हुआ और एक गलत परसेप्शन आज तक चलता आया है। वरना बाबा माइंड के साथ खेलता है। जो आदमी आपसे अपनी पूजा करवा ले,
नेता जो आदमी आपको अपने कहने पर मरने पर आतुर कर दे, जो आदमी माइंड से खेलता है वो आदमी बेवकूफ हो सकता है जी। एक कंप्यूटर पे काम करने वाले को तुम उस आदमी से महान बता रहे हो जो आदमी अपनी पूजा करवा रहा है, वो भी आपसे, उसी कंप्यूटर पे काम करने वाले से अपनी पूजा करवा रहा है। महान कौन हुआ? कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है? खुद सोच लो। इसलिए अपनी एबिलिटी पे कभी डाउट मत करो। कैसे इजीली मैथ समझा जाए इस पर दिमाग लगाओ, और बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। मैथ्स कोई बहुत बड़ा तोप सब्जेक्ट नहीं है, समझे? बस आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट चूज करना है आपको। 3 डिजिट चूज करना है एट रैंडम। किसमें किसमें से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, राइट? आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को परमुटेशन में ये बहुत अच्छे से समझाया है। रिपीटेशन का क्या मतलब है? 3 डिजिट को अगर चूज करने कहा जाए, यानी यहां पर 1 2 3 हो सकता है, राइट? लेकिन 1 1 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, समझे? जब डिजिट अपने आप को रिपीट करता है तो वो क्या हो गया? ये हो गया आपको विदाउट रिपीटेशन। आपने डिजिट को रिपीट नहीं किया, राइट? और ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। रिपीट किया आपने, यहां पर डिजिट रिपीट किया ना, राइट? तो आपको रिपीट नहीं करना है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑड हो, प्रोडक्ट ऑड हो। अब यहां पर देखिए क्या है, आपको इसमें से 3 डिजिट चूज करना है, इनमें से जो यहां आए सबसे पहले, है ना? यानी आपको सबसे पहले क्या निकालना है? डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आपको पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑड हो, उस 3 डिजिट्स आर चूजन एट रैंडम, चूज कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड, यानी इनका प्रोडक्ट ऑड हो। ये जो 3 डिजिट आप चूज करेंगे, डिजिट नंबर 1 2 3, तो ऑड आने का एक ही कंडीशन है कि तीनों में ऑड नंबर हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी में भी 2 आ गया तो इवन हो जाएगा, या 4 आ गया तो भी इवन, 6 आ गया तो भी इवन, 8 आ गया तो भी इवन। तो इन सब के केस में अगर इन तीनों में किसी में भी ये चारों डिजिट आ गए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इवन। इवन 6 आया तो भी इवन, 8 आया तो भी इवन, ठीक है? और ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये जो तीनों डिजिट हैं ऑड में आए। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें से या तो 1 लिया जाए या 3 लिया जाए, जो ऑड नंबर्स हैं बस उनको लिया जाए। ऑड नंबर्स को लिया जाएगा तभी उनका प्रोडक्ट जो है आपको ऑड आएगा। तो अब इन जो 9 डिजिट हैं इसमें से 5 डिजिट जो हैं वो आपको है ऑड, और जो 4 डिजिट्स हैं वो आपको है इवन, राइट? तो 5 डिजिट में से 3 डिजिट को चूज करने का क्या तरीका है सेलेक्ट करने का? रैंडम तो है नहीं, समझे? 5 डिजिट में से 3 डिजिट को चूज करने का क्या तरीका है? 5 6 3। आपने कोई 3 डिजिट चूज कर लिया, और लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो टोटल आउटपुट से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और टोटल आउटपुट कितना है? 9 C
3, राइट। 5C3, यही है ना, आपको चूज करना है 3 डिजिट 5 में से, और यहां पर 9C3, खत्म कहानी। ये हो गया 5C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5C इंटू 3 और 9C3। मैंने आपको फिर समझाया था, फिर से बता दूं कि अगर जब भी ऐसा आए तो आपको 3 डिजिट तक जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7। अब ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूं। 5C3 को निकालिएगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5, पहले फैक्टोरियल 2, राइट, और यहां पर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही होता है। NCR क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना। बस तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। देखिए उसी तरह चलिए अब यहां हम लेते हैं फैक्टोरियल 9C3, इसका मतलब फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 और 6 फैक्टोरियल, यही हुआ ना, यही हुआ। और चूंकि आपने क्या किया, इसको और इसको डिवाइड किया है तो ये आया, यही आया। फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्लियर। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोलिए, या 2 इंटू 1, नीचे 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये कैंसिल। इसको भी यहां कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपन नीचे 6 फैक्टोरियल, तो क्या बच रहा है, 5 4 3 ऊपर, नीचे 9 8 7, है ना। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 6 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया, तो भाई ये 9 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 6 फैक्टोरियल की यही वैल्यू हुई, किसी भी फैक्टोरियल के एक घटा करके उसके आगे के वाले को फैक्टोरियल में डाल सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही यही है, फैक्टोरियल का मतलब ही यही है, समझे। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे करते हैं तो जितना ये कहा गया हो उतने दूर तक चले जाते हैं। अगर ये 3 बार कह रहा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, अगर यहां पर 2 बार आता तो हम लोग, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता 9C2 5C2 9C2, तो हम लोग बस इतने ही दूर जाते हैं, राइट। लेकिन अभी यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग 3 बार गए, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 और ये अपॉन 42, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कितना सिंपल था, आपको बस देखिए समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा, मैं बार बार बोलता हूं मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। मैं आपको 1000 बार समझा दूं, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप फिर भूल जाएंगे, आप फिर गड़बड़ करेंगे। आप दुनिया के किसी भी फैकल्टी से पढ़ लीजिए, अगर आपने मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं किया है, गड़बड़ होना तय है, गलती आना तय है। अगर आपको आता है तो यह क्वेश्चन 30 सेकंड का है, ओनली 30 सेकंड, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे लिखेंगे 5C3 अपॉन 9C3, कहानी खत्म। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे दिमाग में सीधे यही क्लिक ही किया, कहानी खत्म, समझे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तब आपके दिमाग में फिर वही बात आएगी, सेलेक्ट करना है कि करना क्या, कि अरेंज करना है। आप वहां सबसे पहले कंफ्यूजन तो आप लोगों को यही रहती है कि हर क्वेश्चन जिसमें अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दिख गया तो आपको दिमाग में आता है कि वेज पूछ रहा है ये। अरे भैया
पिछले 22 और 23 का जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, और मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया है, एक लॉजिक से भी सॉल्व किया और एक परमुटेशन के फॉर्मूला से भी सॉल्व किया है, कि अगर आपको नहीं आता है तो भी वो क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता था तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। लेकिन लॉजिक भी एक्चुअली क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकला कहां है, लॉजिक से ही तो निकला है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी है, राइट। अभी जो इंसान भारत में सबसे अच्छा प्रोबेबिलिटी समझता है ना, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनको पता चल चुका होता है कि गवर्नमेंट किसके आने वाली है, किसकी गवर्नमेंट का आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मुझे अपनी गद्दी कैसे बचानी है। तो नीतीश कुमार जी से अच्छी प्रोबेबिलिटी इंडिया में किसी की नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लोज बॉक्स है, राइट। इसमें 10 बॉल जो है, ये 10 बॉल ये रेंडमली मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन टाइप का नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये रेंडमली मूव कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो सीधे वो समझेगा इंजीनियरिंग वाले हैं ना, इसलिए ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया। अरे हम लोग के लिए सोचो तो भैया, क्लास में समझ लो पूरी क्लास खाली है, ठीक है, 3 सुंदर लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं, पकड़म पकड़ा खेलना है, हो गया। तो तीनों सुंदर हैं तो किसके पीछे भागे पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए सब एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब जिधर ही तीनों सुंदर लड़की भाग रही है, अब तीनों सुंदर, मान लीजिए 3 सुंदर हॉट लड़की है, ये क्लास में ये जो है, ये तीनों जो है सुंदर हॉट लड़कियां हैं। यार अब कैसे बनाऊं, ठीक है। अरे यार बोलोगे साला बनाने भी नहीं आता। ड्राइंग थोड़ी कमजोर, कोई बात नहीं। तो ये 3 सुंदर लड़कियां, ये क्लास में ये जिधर भागेंगे बाकी 7 लड़के उधर ही भागेंगे। स्वाभाविक है भाई, तीनों सुंदर लड़कियां हैं तो लड़के उधर ही भागेंगे। तो एक टाइम कभी ऐसा हो रहा है कि इस क्लास में आधे टाइम कभी ऐसा हो रहा है कि ये जो 10 हैं, 10 के 10 इधर आ जा रहे हैं, जिधर ऑब्वियसली जिधर ये सुंदर तीनों जाएंगे उधर ही आएंगे। और कभी आधे टाइम जो है ऐसा हो रहा है कि ये 10 जो है इधर आ जा रहे हैं, है कि नहीं। स्वाभाविक है, मधुमक्खियां उधर ही भागेंगी जिधर से खुशबू आएगी, तो वही है। तो अब कह रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 10 के 10 या तो इस हाफ में रहे या 10 के 10 इस हाफ में रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कितना सिंपल है। अब यहां पर 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी एक बंदे की किसी एक साइड रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, है ना। अगर खाली स्थान है तो या तो वो इधर रहेगा या इधर रहेगा, है ना। या तो वो इस रूम में रहेगा या फिर ये इस रूम में रहेगा। सिक्का है ना, सिक्के की तरह समझो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हाफ, तो उस एक पर्टिकुलर बंदे की प्रोबेबिलिटी हाफ, है ना। और ऐसे ऐसे 10 बंदे एक साथ हैं, ये जो है ये 10 के 10 एक साथ हैं, ए भी
ये 10 बंदे जो हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10, ये जितने हैं सब एक साथ हैं। तो इस एंड का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो 10 के 10 का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स, राइट? तो ये क्या हो गया? 1/2 की पावर 10। जब ये आप 10 के लिए निकालोगे ना प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि 10 मूव कर रहे हैं, या तो इस तरफ है 10 या उस तरफ है, तो हर इंडिविजुअल की निकालोगे ना, हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी होगी ना, और वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब एक साथ है। एक के साथ 2 भी आ रहा है, और नहीं हो रहा है, साथ आ रहा है। एंड 1 के साथ 2 भी है, 2 के साथ 3 भी है ना? आपने कभी बचपन में वो गेम खेला होगा, वो तीनों हाथ पकड़ के दौड़ने वाला, है ना? तो उसी तरह ये 10 लोग हाथ पकड़ के दौड़े हुए, बीच में तीनों लड़कियां हैं। तो वो तो इधर जाएंगी पकड़म पकड़ाई में, तो बाकी सब तो उधर ही जाएंगे, स्वाभाविक है ना? तो क्या हो गया? हाफ आ गया। उसी तरह अगर इस वाले में हाफ आ गया, जब वो पहले खाने में है, तो इस वाले का भी क्या हो जाएगा? 1/2 पावर 10। तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि कभी इस खाने में है तो कभी उस खाने में है। बहुत लोग 1/2 की पावर 10 पे ही निकाल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था 1/2 की पावर 9। अब आपके दिमाग में ये आएगा, भाई 1/2 की पावर 9 में कैसे आ जाएगा भाई? यहां तो 1/2 की पावर 10 आ रहा है। लेकिन भैया वो तो हाफ, एक ही बार के लिए निकाल रहे हो ना, एक ही साइड के लिए निकाल रहे हो, दूसरी साइड के लिए भी तो निकालना है। तो 1/2 की पावर 9, समझे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैथ्स है, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। जय ही बोल रहा हूं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रीवियसली पूछे हुए अच्छे क्वेश्चनों में से मैंने चूज किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि रैंडमली अभी पिछले 2-3 सालों में प्रोबेबिलिटी के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए नहीं हैं। बेसिकली यूपीएससी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही पूछ रही थी, बट पहले बहुत पूछा हुआ है। तो उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको हल्का सा पहले लगेगा यार कितना टफ होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्यों? कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट हम सबने देखा है, हम सबने अपने जीवन में क्या देखा है? एक ट्रैफिक लाइट देखा है। और पॉसिबल ही नहीं कि कोई नहीं देखा होगा। अब सॉरी जिनकी आंखें नहीं है उनके लिए सॉरी, बट यही चीज है, समझे? सबने देखा है, राइट? सबसे पहले रेड लाइट, ठीक है? हाँ, बीच में आपको येलो लाइट। अब यहां पर मेरे पास येलो पेन नहीं है, तो मैं चलो उसको ब्लू से बना दूंगा। येलो नहीं है मेरे पास, तो यहां पर मैं ब्लू बना दे रहा हूं, ठीक है? और नीचे ग्रीन लाइट, राइट? अब कह रहा है कि ये जो है ट्रैफिक लाइट का एक सर्कल जो 60 सेकेंड का है, 60 सेकेंड में वो रिपीट करता है अपने आप को। तो टोटल कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है? 60 सेकेंड के बाद, ठीक है? इसमें कह रहा है इस 60 सेकेंड में जो है रेड लाइट जो है वो आपको 30 सेकेंड के लिए जलती है। रोकना बहुत जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, समझे? येलो लाइट 5 सेकेंड के लिए जलती है और ग्रीन लाइट 25 सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब लाइट ग्रीन ना हो, राइट? लाइट ग्रीन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। एक तो आप ये निकाल सकते हैं कि ग्रीन लाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ग्रीन लाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन है आपको 25, तो 25 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड यानी 5/12। तो लाइट नहीं ग्रीन होने की आपको पता है 1 माइनस ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी,
एक ये भी तरीका है, ठीक है। या आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि आपकी येलो लाइट और रेड लाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपकी येलो लाइट, यहां पर देखिए, येलो लाइट जलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने यहां पर ब्लू, येलो को ब्लू से दिखाया है, 5/60 यानी 1/12। और रेड की होने की लाइट क्या है, 30/60 यानी 1/12। तो ये दोनों जब तक जलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 + 1/12। येलो, रेड, ये ना, ये दोनों जितने देर जलेंगे उतनी ही देर जो है आपको ये नहीं जलेगा। आइए समझ में, सेम हो गया ना, सेम चीज। कितना आसान क्वेश्चन था आपको इतना। अगर जो ऐसे सोचेगा उसके लिए भी आंसर आ रहा है, और जो ऐसे सोचेगा उसका भी आंसर आ रहा है, क्योंकि चीज ही सेम, चीज ही सेम है। आपको अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, 1/12 + 1/2 + 5/12, इतनी है ना। यानी कि 1/12 का मतलब हो गया आपको 5 सेकेंड, 30 सेकेंड और 25 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड। उसी तरह प्रोबेबिलिटी यहां पे 1, तीनों लाइट जल गया। यही चीज है कि अगर आपको येलो लाइट नहीं जलानी है तो बस इसको यहां पर से हटा दीजिए, और इसको हटा करके इस तरफ माइनस कर दीजिए, आ गया, वही है। क्लियर। तो जो इस तरीके से सोच रहे हैं उनका भी सही है कि भाई ग्रीन लाइट निकाल के माइनस कर दो, और जो उस तरीके से सोच रहे हैं उसका भी सही है। ऐसा नहीं होता है कि भाई मैथ से एक ही तरीके से निकाला जाए, सॉल्यूशन आना चाहिए, और सही सॉल्यूशन आना चाहिए बस। अगर सही सॉल्यूशन आ रहा है तो कहानी खत्म। हो सकता है क्या कि कोई बोले नहीं ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। भाई आंसर आ रहा है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तुम नहीं सोच सकते तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। आखिर कोई नए ढंग से सोच रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है, आपकी गलती है ना कि आपका दिमाग वहां तक नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया है ना, कार्ड्स रिवीजन कर लीजिए जिनका भी नहीं है, उसी से क्वेश्चन है। एक पैक में कितने कार्ड होते हैं, 52 है ना, 52 कार्ड्स होते हैं ना, राइट। हर कार्ड में 4 सूट्स, और हर सूट में जो है 13 कार्ड्स पर सूट। हर कार्ड में 3 जो है फेस कार्ड्स होते हैं, हर सूट में, हर सूट में 3 फेस कार्ड्स, और हर फेस कार्ड में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, गुलाब। तो टोटल जैक कितने हो गए, 4 फेस कार्ड 4 सूट होता है, तो टोटल जैक कितने हो जाते हैं, 4 जैक्स पर पैक। क्लियर। एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। वो जो 52 पत्ते होते हैं वो 4 सूट में होते हैं, यानी 4 खाने में बने होते हैं, और हर खाने में 13 कार्ड होते हैं। 13 जो पत्ते होते हैं उन 13 पत्तों में एक पत्ता जैक का होता है, यानी गुलाम का। जिन्होंने कार्ड्स खेला होगा उनके लिए भी है, जो नहीं खेले वो मैं कई बार बोला हूं कि एक बार ताश का पत्ता लेकर के देख लें, ठीक है। और इसी तरह
हर जो 4 सूट होता है, अगर एक सूट में एक जैक है तो 4 सूट में कितने हो गए? 4 जैक। तो 52 कार्ड्स में 4 जैक के कार्ड्स हो गए। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया, क्वेश्चन के लिए बता दिया आपको पहले। अब देखिए, अब कह रहा है कि 2 जो पैक ऑफ कार्ड हैं उनको लिया गया है और उनको अच्छे से सफल कर दिया गया, बस यही समझिए। तो एक पैक में 52 कार्ड्स, तो 2 पैक में 52 इंटू 2 कार्ड्स, यानी 104 कार्ड्स। और हर पैक में बहुत सारे लोग जो है पैक सोचते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, गलत बात। हर पैक में जो है ना 4 जैक, 2 पैक में कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 4 इंटू 2 जैक, यानी 8 जैक, है ना। तो कह रहा है कि आपको 2 कार्ड एट रैंडम निकालना है, 2 कार्ड आपको एट रैंडम निकालना है, यानी 104 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है। कितना कार्ड? 2 कार्ड। चलो हम पहले एक कार्ड निकालते हैं। 104 कार्ड में जब हमने फर्स्ट कार्ड निकाला, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, तो हमारा क्या कह रहा है? डिजायर्ड आउटपुट क्या है? हमें 2 जैक निकालना है, बोथ ऑफ देम जैक होना चाहिए। तो पहला कार्ड जो जैक हो, तो वो जो 8 जैक कार्ड हैं आपके पास, 104 कार्ड में ये जो 8 जैक कार्ड हैं, जो 8 जैक कार्ड है, इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे ना, इसमें से कोई आएगा एक जैक कार्ड 8 में से, तो 8C1 सेलेक्ट किया। और टोटल कार्ड कितने हैं? 104 हैं अभी, तो 104 में से आपने निकाला। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट करने का मतलब क्या है कि आपने 104 पत्ते में से एक पत्ता निकाला है, ये टोटल आउटपुट है। टोटल आउटपुट क्या है? क्योंकि आपने टोटल में से एक निकाला, ये टोटल है। और डिजायर्ड कार्ड है, वो जैक होना चाहिए। जैक कितने में से निकलेगा? उस 108 में जो वो 8 जैक कार्ड है ना, ये जो 8 जैक कार्ड है उससे एक कार्ड निकलेगा। दैट वन इज डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो ये जो है हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उस 8 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, 8C1, राइट। टोटल आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट 8C1 और ये टोटल आउटपुट। अब खेला यह है कि सेकंड कार्ड के लिए आप क्या बोलेंगे। इसमें यहां गलती होती है, इसमें यहां गलती होती है। अब आप सोचो कि आपने एक कार्ड निकाल लिया, 1। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 आफ्टर 1, क्लियर कर दिया यूपीएससी ने, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन पढ़िए, 1 आफ्टर 1। अगर आपने एक कार्ड निकाल लिया तो अब आपके पास सबसे पहले यह सोचिए कितने कार्ड बचे? 103। इतने ही कार्ड बचे ना। और जैक भी तो एक निकल चुका है, जैक भी तो एक निकल चुका है भैया। जैक यहां से निकल के अब जैक यहां आ चुका है। तो अब जैक कितना बचा? 7। अब जैक 7 ही बचा है ना, ये 7 बचा है। तो सेकंड कार्ड के लिए जो जैक निकलेगा तो 7C1 में से निकलेगा, 7 कार्ड में से एक जैक निकलेगा। और टोटल कितना हो जाएगा? अब 104 थोड़ी ना रहा, अब 103 हो गया। तो 103 कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों को अब ऐड कर दो, और थोड़ी ना कहा है, एंड है। 2 कार्ड निकाला है आपने, एक और एक। अब आप यहां पर से बहुत लोग गलती करेंगे। अगर क्वेश्चन में आंसर दे दे 15C1, तो आप लोग इसमें से बहुत लोग गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि
यहां पर मिस्टेक क्या होगी, देखिए यहां पर जल्दीबाजी में मिस्टेक होगी। आप यहां पर 15C1 मार देंगे, नीचे 1/4 और ये 103 का जो है, मतलब इस दोनों को ऐड कर देंगे। 8 C1 का मतलब 8/104 प्लस 7/103, इससे भी आंसर दे देगा। ये भी आंसर दे सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन यहां पर ये थोड़ी ना कह रहा है कि आपने एक कार्ड ऐसे निकाला या आपने वो कार्ड ऐसे निकाला, ये थोड़ी कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आपको दो कार्ड निकालने हैं, फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड, दो कार्ड निकालने हैं। तो पहला कार्ड की प्रोबेबिलिटी 8/104, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 7/103। ये हुआ आपका राइट आंसर। यहीं पे जो गलती होती है, यहां पर आपको बचना है। यह मिस्टेक होता है लोगों से, सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। और तब लगेगा अरे यार, थोड़ी सी सिली मिस्टेक, मुझसे पता नहीं मैं दिमाग में क्या चल रहा था, मैं यहां तक सही निकाला और मैंने गलत किया। तो मैं उस पर एक ही लाइन बोलूंगा, प्रैक्टिस की कमी। दिमाग बिल्कुल सही था, आपने उस पर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं की थी, समझे। क्योंकि जब बहुत प्रैक्टिस आप करते हैं तो सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन पूछिए क्यों? आप खुद सोचिए ना, जब आप अपने मेट्रो स्टेशन से घर जा रहे हो, रोज जाते हैं, आप कितने भी टेंशन में रहे, आप दूसरे घर में थोड़ी घुस जाते हैं जहां से आपको पता चलेगा कि आप अपनी बीवी की जगह, है ना, कि लाज जूता खाते हुए निकलना पड़े। किस्मत अच्छी रहे तो बात अलग है, लेकिन पिटाने का भी तो चांस रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पैरों को पता है प्रैक्टिस करने की वजह से कि रास्ता कहां का है घर का, तो ये घर पे कोई वेट कर रहा है, समझ गए। किसी और के घर पे किसी और का वेट हो रहा है, और अगर किस्मत अच्छी रहे तो बात अलग, पिटाने का भी चांस पूरा रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, लोगों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। क्यों? इस थोड़ा सा ना ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसका बेसिक जो है, जो बहुत परसेंटेज में परेशान करता है, वो मैं आपको जब समझाऊंगा ना, तब आपको लगेगा यार कितना बेसिक था और कितना सिंपल था, ठीक है। बेकार का झूठ का हम लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन चलिए अभी प्रोबेबिलिटी के ढंग से करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दो चीज होती है। एक होता है, इसमें कह रहा है क्या कि 60% बच्चे हैं जिनका इंग्लिश में पास करने का परसेंटेज चांस है, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश में पास करने का जो बच्चे हैं उनका चांस है, जो इंग्लिश में पास करें क्लास के, उनका चांस है 60%। यानी इंग्लिश में पास करने वाले बच्चों का सिर्फ 60% है कि वो इंग्लिश में पास कर सकते हैं। इतना ही चांस है क्लास में, जो अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से जो इंग्लिश में पास कर रहे हैं, उनका जो चांस है बच्चों का कि वो इंग्लिश में पास करें, वो सिर्फ 60% है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60% बच्चे इंग्लिश में पास कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 60% बच्चे इंग्लिश में पास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश में पास करने का जो चांस है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इतने परसेंट क्लास के बच्चे, 60% क्लास के बच्चे इंग्लिश में पास, और इंग्लिश में पास करने का चांस, इन दोनों में बहुत अंतर है। Out of 100 students of the class, only 60% passed in English, and the chance of passing in English is completely different. Both are different things. समझे? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इंग्लिश में क्लास के बच्चों का पास करना और पास करने का चांस, आपको यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो जब आपको परसेंटेज में पूछता है ना क्वेश्चन, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है, क्लास के 60% बच्चे इंग्लिश में पास कर रहे हैं, 40% बच्चे मैथ्स में पास कर रहे हैं और 20% बच्चे मैथ्स और इंग्लिश में पास कर रहे हैं, तो फेल कितने कर रहे हैं? समझे? सिंपल क्वेश्चन। लेकिन यहां पर चांस बोला जा रहा है। इंग्लिश में चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, कितना अंतर है? चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, और एक हो गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास इन इंग्लिश। दोनों में बहुत अंतर है, समझे? तो आपको अभी ये पूछ रहा है, अभी आपसे ये पूछ रहा है, और वही दे रखा है 0.6। उसी तरह बोल रहा है कि इंग्लिश एंड मैथ में पास करने का चांस क्या है? 54%। राइट? ये जो पार्ट होता है ना, वेन डायग्राम, आप बड़ा इजी आसान होता है, समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। आप कैसे वेन डायग्राम परसेंटेज में सॉल्व करते होंगे? ये मैथ्स में पास कर रहा है, ये इंग्लिश में पास कर रहा है, ये इन दोनों में पास कर रहा है। ये क्लास के बच्चे हैं, ये इंग्लिश में पास कर रहे हैं, ये मैथ्स में पास कर रहा है, ये इंग्लिश में पास कर रहा है, ये मैथ्स में पास कर रहा है। तो ये दोनों जो बच्चा है ना, ये वो खुराफाती नितिन है जो दोनों में पास कर रहे हैं। समझे? यही वो कॉमन पॉइंट है। तो वो ऑलरेडी में इंक्लूड होते हैं ना, इसीलिए इसको कहा जाता है पी चांस है। राइट? क्या है? चांस है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एक दोनों को इंटर कर रहे हैं। हम तुम में घुसे, तुम हम में घुसे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतने में ही, कुछ और मत सोच लेना। हम तुम में घुसे और तुम हम में घुसे। ठीक है? गॉट इट? तो यहां पर परसेंटेज में जब भी ऐसा निकाला जाता है, यही थोड़ी सी एडवांस प्रोबेबिलिटी होगी, जो मैं आपको अपने एडवांस लेक्चर में जब मैं आपको कराऊंगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश और मैथ्स, चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, चांस ऑफ पासिंग इन मैथ्स, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, राइट? क्योंकि अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 100% से ऊपर निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। परसेंटेज में चल रहा है भाई साहब, पास करने का परसेंटेज ऐड में थोड़ी निकलेगा कि तुम्हारे पास करने का चांस 60% है क्लास में, इंग्लिश में पास करने का बच्चे का परसेंटेज चांस 60% है, हिंदी में पास करने का परसेंट 50% है, संस्कृत में पास करने का परसेंट 70% है। तो कितना परसेंट है क्लास में बच्चों का पास करने का? तो तीनों को ऐड करके हम लोग 100 के ऊपर निकल गए। ऐसा थोड़ी होता है। चांस में 100% ही चांस रहेगा ना मैक्सिमम पास करने का। ऐसे सोचिए, लॉजिक देखिए। क्या आप लोग सोच रहे होंगे इसको ऐड क्यों नहीं किया? तो आप खुद सोचिए ना, परसेंटेज जो चांस है वो 100 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा आपके पास करने का। गॉट इट?
0.54, इंग्लिश में 0.6। तो मैथ्स में चांस पासिंग इन मैथ्स, चांस ऑफ पासिंग इन मैथ, ये चांस ऑफ पासिंग इन मैथ्स क्या हो जाएगा, यानी कि 0.9 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल इन मैथ्स, तो चांस ऑफ फेलिंग इन मैथ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी डैश एम, यानी 1 माइनस पी एम। जो बच्चा मैथ में फेल करे इसका चांस कितना है, 0.1%। 0.1 को क्या बोलते हैं, 10%। अभी बताया था ना प्रोबेबिलिटी, 0.1 का 10 कैसे बोलेंगे, बहुत सिंपल है परसेंटेज में निकालने के लिए। 0.1 का मतलब 10, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10%, है ना। तो यही चीज जो है, यही चीज जो एडवांस प्रोबेबिलिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके बाहर आपको इसमें ऐसे कुछ टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल टर्म्स है। वहां से आपको जब मैं ग्रेजुअली वहां पर, यहां पर तो बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको, उसी तरह वहां पर भी बहुत सिंपल दिखेगा, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। जो मैं एडवांस मैथमेटिक्स करवाऊंगा, एडवांस प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी का। देखिए मेरा जो पेड लेक्चर होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा आपको एडवांस लेक्चर होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। आपको जितनी भी क्लासेस होंगी उसका आपको सारे क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन होगा, जिनका आपको पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। क्लियर। देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना, जिनको अभी भी ना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है सर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी आगे, बट हमारी प्रॉब्लम तो मैथमेटिक्स का बेस खराब है। हम तो उस जगह से पढ़े हुए जहां पर टीचर हम पढ़ाता ही सही नहीं से था। हम तो अब इसीलिए देखिए, हमारी इंडिया में 2 ही क्लास हो रहा है, प्रिविलेज क्लास जो अच्छे स्कूल से पढ़ता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, कोटा में जाता है, बहुत जगह से जाता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सब कुछ होता है। प्रिविलेज क्लास जो मेडिकल ज्वाइन तो करता है, फिर भी आकर के यूपीएससी क्लियर कर लेता है। क्यों, 10th तक की मैथ्स उसकी अच्छी रही थी। जैसे स्कूल में पढ़ाया वहां 10th तक तो मैथ्स पढ़ा होगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिंपल स्कूल से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही ऐसे टीचर्स मिले कि उनको मैथ से डर करा दिया। तो उन सब की बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो बहुत खराब रहती है, इस वजह से उनको मैथ से डर लगता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्यों बोला था कि आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी करनी पड़ेगी। बेस मजबूत होता है तभी महल खड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक्स मैथमेटिक्स पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने किसी भी लेक्चर्स को अब स्टार्ट होने से पहले 3-4 क्लासेस लूंगा जो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स की होगी। आप वो चारों वीडियो जिनका मैथ्स खराब है, 4 या 5 वीडियो जो भी है, उसको प्लीज देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक की जो एनसीईआरटी का जो ग्रेजुअल एनसीईआरटी बढ़ी है, वैसे ही मैंने उसको कंप्लीट किया है, ताकि जिनका भी मैथ्स खराब है उनका मैथ्स अच्छा हो जाए। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को अपना फास्ट करें, डिवीजन, इन सबको फास्ट करें, टेबल याद करें, स्क्वायर याद करें, क्योंकि यही चीजें जो होती है ना, कैलकुलेशन को फास्ट करती है, रीजनिंग को बहुत जल्दी से आपसे सॉल्व करवाती है। आप सोच सकते हैं कि जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था बेसिक मैथमेटिक्स आप सबको पढ़ाने के लिए, तो स्टैंडर्ड 3rd में कैसे कैसे क्वेश्चन थे जो आप यहां सॉल्व करते हैं ना, 12A, 13B, 14C के बाद क्या आएगा, यह स्टैंडर्ड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों से एनसीईआरटी में। यानी वहां पर से वो बच्चों को बोल रहे हैं क्या कि तुम अपना दिमाग चलाना शुरू करो। वहां पर पूछा हुआ है 2, 4, 8, 16, यानी आपको टेबल याद होना चाहिए। वो बच्चे हैं, उनसे कम का पूछ रहे हैं, आपसे थोड़ा अधिक का पूछ लिया, आपसे स्क्वायर करके पूछ लिया, स्क्वायर में 2 ऐड करके पूछ लिया, तो आपको याद रहेगा तब तो करोगे, है ना। तो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिसका भी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा ना हो, चाहे वो यूपीएससी से हो, एसएससी से हो, रेलवे से हो, आप कहीं से भी हो,
आप उस लेक्चर्स को जरूर देखें। मैं आपको दावा करता हूं कि उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्टार्टिंग में यह उम्मीद करूंगा कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन अगर आप उस पर भी मुझे बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर आएगा। उसके बाद हम लोग सारी जो सीसैट से रिलेटेड क्लासेस होनी चाहिए, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, जो भी है सारा वो सब वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।